नमस्कार। इतिहास में ना कुछ दस्तावेज सिर्फ कानून की किताबें नहीं होते, वो आने वाले वक्त का एक नक्शा होते हैं। तो चलिए आज पलटते हैं इतिहास का एक ऐसा ही पन्ना, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये एक ऐसा ढांचा था जिसने आजाद भारत की नींव तो रखी, पर हाँ, अपनी शर्तों पर। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है। दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान, हमारा संविधान, कभी सोचा है इसकी बुनियाद कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जवाब शायद वहाँ छुपा है जहाँ हम अक्सर देखते नहीं हैं। आज़ादी से पहले के एक ब्रिटिश कानून में। जी हाँ, 1935 के इसी भारत सरकार अधिनियम में। तो सवाल उठता है कि आखिर इस एक्ट को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, कोई भी बड़ा कानून यूं ही नहीं बन जाता। इसके पीछे सालों की राजनीतिक खींचतान थी, बहसें थीं और बदलती हुई मांगें थीं। इसकी कहानी शुरू होती है 1930 की साइमन कमीशन रिपोर्ट से। इसमें भारत के लिए सुधारों की बात तो थी, लेकिन बनाने वालों में एक भी भारतीय नहीं था। और जाहिर है, इस पर बहुत हंगामा हुआ। इसी के बाद लंदन में हुई 3 गोलमेज सम्मेलन, जहां भारतीय नेताओं ने पहली बार बराबरी से बैठकर स्वशासन की जोरदार मांग रखी। इन सारी चर्चाओं, बहसों और दबाव का ही नतीजा था ये 1935 का विशाल अधिनियम। और जब मैं विशाल कहता हूं तो मेरा मतलब सच में विशाल है। ये कोई छोटा मोटा दस्तावेज नहीं था। जरा सोचिए, ये ब्रिटिश संसद का बनाया हुआ भारत के लिए अब तक का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड कानून था। ये भारत पर शासन करने के हर छोटे बड़े पहलू को कानून में बांधने की एक जबरदस्त कोशिश थी। तो चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या था जिसने भारत में शासन का पूरा तौर तरीका ही बदल दिया। इस पूरे एक्ट के दिल में एक ही चीज थी, पावर, यानी शक्ति का बंटवारा। पहली बार यह कोशिश हुई कि सत्ता का सेंटर सिर्फ लंदन ना हो, बल्कि वो भारत के प्रांतों तक भी पहुंचे। पर सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा हुआ? आइए देखते हैं। इस एक्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी प्रांतीय स्वायत्तता। आसान भाषा में कहें तो प्रांतों को अपने अंदरूनी मामलों में फैसले लेने की ज्यादा आजादी दी गई। इसके लिए द्वैध शासन या डायरकी नाम की एक पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। ये वो सिस्टम था जिसमें जरूरी मंत्रालय जैसे पैसा और पुलिस गवर्नर के पास होते थे और कम जरूरी वाले भारतीय मंत्रियों के पास। तो इसे हटाना एक बहुत बड़ा कदम माना गया। मगर यहां एक बड़ा पेंच था। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, जिस द्वैध शासन को प्रांतों से खत्म किया गया था, ठीक वही सिस्टम केंद्र सरकार के लिए लागू कर दिया गया। मतलब एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से केंद्र पर अपनी पकड़ मजबूत रखी। इतना ही नहीं, सरकार के स्ट्रक्चर में भी बदलाव किए गए। उस वक्त के 11 प्रांतों में से 6 बड़े प्रांतों में 2 सदनों वाली विधायिका बनाई गई, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। कुछ कुछ वैसा ही जैसे आज केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा हैं। मकसद ये था कि कोई भी कानून बनाने से पहले उस पर अच्छी तरह से बहस और जांच पड़ताल हो सके। और जैसा कि इस दस्तावेज में हम देख सकते हैं, ये सिस्टम बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जैसे उस वक्त के सबसे बड़े और अहम प्रांतों में लागू किया गया था। ये वो ढांचा है जो आज भी भारत के कई राज्यों में कायम है और इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। अब बात करते हैं चुनावों की। इसमें एक बहुत ही विवादित चीज को और आगे बढ़ाया गया, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। अब दलितों, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी सीटें रिजर्व कर दी गईं। इसका मतलब था कि इन ग्रुप्स के उम्मीदवार को सिर्फ उन्हीं के ग्रुप के लोग वोट दे सकते थे। जहां कुछ लोगों ने इसे इन वर्गों को अधिकार देने का तरीका माना, वहीं कई राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे समाज को बांटने वाली अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का ही एक हिस्सा बताया। ये एक्ट सिर्फ पावर की बात नहीं करता था। इसने एक मॉडर्न देश को चलाने के लिए जो मशीनरी, जो संस्थाएं चाहिए होती हैं, उनकी भी नींव रखी। इसी के तहत एक फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जो आगे चलकर भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। सिविल सर्विस में भर्ती के लिए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए। और एक बहुत बड़ा कदम यह था कि लंदन में बैठी काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया, यानी भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का सीधा दखल थोड़ा कम किया गया। ये सब एक आधुनिक शासन व्यवस्था की तरफ बढ़ते कदम थे। और ये देखिए, ये दस्तावेज इस बात की पुष्टि करता है कि फेडरल कोर्ट 1937 में काम करना शुरू कर चुका था। ये आज के हमारे सुप्रीम कोर्ट का ही शुरुआती रूप था। इसका मुख्य काम था केंद्र और प्रांतों के बीच अगर कोई विवाद हो तो उसे सुलझाना। एक फेडरल सिस्टम के लिए ये बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं इस एक्ट के सबसे बड़े,
सबसे एम्बिशियस और सबसे अधूरे सपने की। वो सपना था एक अखिल भारतीय संघ बनाने का। ये प्लान एक बहुत बड़ी पहेली को जोड़ने जैसा था। सोचिए, एक तरफ थे अंग्रेजों के सीधे शासन वाले प्रांत और दूसरी तरफ थी सैकड़ों छोटी बड़ी देसी रियासतें जिनके अपने राजा महाराजा थे। इस एक्ट ने इन सबको एक साथ लाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का एक बहुत बड़ा सपना देखा था। तो आखिर ये सपना सपना ही क्यों रह गया? जवाब बहुत सीधा है। देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि इस फेडरेशन में आने से उनकी अपनी पहचान, उनकी अपनी सत्ता खत्म हो जाएगी और उनके बिना ये ऑल इंडिया फेडरेशन का ख्वाब सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गया। भले ही वो फेडरेशन कभी बन नहीं पाया, लेकिन उस प्लान की एक चीज आज भी हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी है, वो है शक्तियों का बंटवारा। सारे विषयों को 3 लिस्ट में बांटा गया। फेडरल लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता था, प्रोविंशियल लिस्ट, जो सिर्फ प्रांतों के लिए थी, और कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते थे। जैसा कि इस सोर्स में साफ साफ लिखा है, ये बंटवारा बहुत सोच समझकर किया गया था। देश के लिए जरूरी 59 विषय जैसे डिफेंस और करेंसी फेडरल लिस्ट में थे। लोकल लेवल के 54 विषय जैसे पुलिस और खेती प्रोविंशियल लिस्ट में थे और 36 ऐसे विषय थे जिन पर दोनों की राय जरूरी थी, वो कॉन्करेंट लिस्ट में थे। ये देश चलाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में अंग्रेजों ने अपना एक सेफ्टी वॉल्व रखा था। वो विषय जो इन तीनों लिस्ट में से कहीं भी नहीं आते थे, जिन्हें रेसिडुअरी पावर्स कहा गया, उन पर कानून बनाने का आखिरी हक गवर्नर जनरल को दिया गया था। मतलब अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो असली लगाम तो गवर्नर जनरल के ही हाथ में थी। तो आखिर इस इतने बड़े, इतने जटिल कानून की विरासत क्या रही? इसने भारत के भविष्य पर क्या असर छोड़ा? इस कानून का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर दिखा साल 1937 में। इसी एक्ट के तहत प्रांतों में चुनाव हुए। पहली बार भारत के लोगों ने बड़े पैमाने पर वोट डालकर अपनी सरकारें चुनी। ये लोकतंत्र के सफर में एक मील का पत्थर था। और उन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। पहली बार भारतीय नेताओं को असल में सरकार चलाने का, प्रशासन संभालने का तजुर्बा मिला। ये एक तरह से आज़ादी के बाद देश चलाने की पहली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। और आखिर में ये एक्ट हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक फेडरल सिस्टम, शक्तियों का 3 लिस्ट में बंटवारा, एक सुप्रीम कोर्ट, 2 सदनों वाली विधायिका, ये सब सुन के आज के भारतीय संविधान की याद आती है ना? सोचने वाली बात है कि कैसे करीब 90 साल पुराने एक ब्रिटिश कानून आज भी हमारे गणतंत्र की प्रशासनिक और कानूनी बुनियाद में इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है।